इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स देखा था। एथिक्स में हम देख रहे थे कि एथिक्स क्या होता है, और मेनली वो टॉपिक हम कर चुके थे। इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इम्पोर्टेंस में भी हमने एक टॉपिक किया हुआ था, इंडिविजुअल वाला, जैसा आपकी पता होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं उसको हम। तो बेसिकली जो हमने टॉपिक यहाँ पे किया हुआ था ये वाला था, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे हम पढ़ रहे थे कि एथिक्स के बारे में। ये व्हाट वाला सेक्शन हम कर चुके थे पूरा कंप्लीटली, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका था। तो इसमें हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात की थी कि एथिक्स क्या होता है या फिर एथिक्स क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें हमने बात की थी। इसके बाद सेकंड टॉपिक था जिसमें हम इंपॉर्टेंस या नीड की बात कर रहे थे, या वाई की बात कर रहे थे कि एथिक्स क्यों होना चाहिए, या इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, नीड क्यों है। इन सब की बात कर रहे थे। तो हमने देखा था कि राइट ड्यूटी के लिए या राइट कर्मा के लिए हमें एथिक्स की जरूरत पड़ती है। और वो एथिक्स जो होता है ना, कई लेवल्स पे होता है। एक तो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हो गया कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है। एक सोसाइटी के लेवल पे क्या होगा कि सोसाइटी के लेवल पे कुछ एथिक्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और उससे क्या फायदा है। और एक तीसरा यहाँ पे हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के लेवल पे, या किसी भी कंपनी में अगर काम करते हो तो किसी के लिए भी है, चाहे आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, चाहे आप किसी कॉर्पोरेट वगैरह पे काम करते हैं, तो वहाँ के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह होता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आपका एथिकल कोड होता है कुछ, जैसे कि सिविल कोड होता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या होते हैं कि कुछ एथिक्स, गवर्नेंस के भी एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के भी एथिक्स होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हमने किया था इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे कौन कौन से इंपॉर्टेंस वर्ड्स हैं वो हमने सारा देखा था, जिसमें 8 पॉइंट हमने देखा था। इसमें इंटीग्रिटी, फेयरनेस के बारे में, ऑनेस्टी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रोबिटी, कॉपरेशन, सेल्फनेसनेस और एम्पैथी के बारे में हमने देखा था पिछली क्लास में, जो इंडिविजुअल लेवल पे हम पढ़ गए थे। ये वाला फर्स्ट सेक्शन। आज हम करने वाले हैं सोसाइटल लेवल पे किस तरीके से आपको स्टिक्स प्रॉफिट देता है या बेनिफिट देता है, और गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या कॉर्पोरेट के लेवल पे किस तरीके से ये आपका महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी हम एग्जाम्पल्स लेंगे वो सारे रियल टाइम के एग्जाम्पल होंगे। रियल टाइम के मतलब कि जो कि हो चुके हैं, ठीक है, यानी जिनको प्रमाणित किया जा सकता है। तो इसमें कई तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, या फिर आपके सर्विस में IAS IPS हो या कोई भी सर्विस मैन हो, वहाँ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, या फिर कुछ हिस्टोरिकल बेस्ड एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ हो। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए एग्जाम्पल में, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो सबने हमें 8 पॉइंट में हमने रियल टाइम एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिया हुआ था। तो नाउ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा सेकंड टॉपिक है सोसाइटल लेवल पे, कि आपको एथिक्स की इम्पोर्टेंस है, इसका क्या नीड है, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे 8 पॉइंट देखे थे, यहाँ पे 8 पॉइंट नहीं, यहाँ पे हम 7 पॉइंट को देखेंगे, तो उसको हम देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ एथिक्स एट सोसाइटल लेवल। एट सोसाइटल लेवल, इसको आप लिखते चलेंगे। अगेन यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे आप, जैसे कि हमने पहले बनाया हुआ था। तो इसमें कौन कौन से वर्ड होंगे। पहला एक वर्ड होगा जो आता है हारमोनी, जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट वर्ड इज हारमोनी होगा। एक इसमें हो जाएगा ट्रस्ट, ठीक है। सोसाइटी लेवल पे हारमोनी, जैसे कि आप डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, जैसे कि रिलीजन के लेवल पे, कास्ट के लेवल पे, लिंग्विस्टिक लेवल पे, या डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के बेसिस पे, उसके लिए आपको हारमोनी इंपॉर्टेंट होती है। ये सारा हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट हो गया हमारे इसमें ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ब्रदरहुड हो गया। एंड द फोर्थ टॉपिक जो हो गया इसमें हमारा टीम वर्क हो गया। तो टीम वर्क क्या होता है, हमने पिछले वाले टॉपिक में जो कॉपरेशन हम पढ़ रहे थे, इंडिविजुअल लेवल पे कॉपरेशन एक टॉपिक, तो कॉपरेशन वाले में हमने टीम वर्क के बारे में भी देखा। फिफ्थ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिस इज द जस्ट सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी जहाँ पे जस्टिस हो, यानी कि जहाँ पे हम इक्वालिटी लिबर्टी की बात करें। और सिक्स पॉइंट हमारा हो जाएगा जिसमें हम आपको सोशल कैपिटल की बात करें। सोशल कैपिटल की बात करें, सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल मतलब जानते हैं, हिंदी में पूंजी कहते हैं। तो ये पूंजी किसी भी तरीके की हो सकती है। ये आपको फिजिकल हो सकता है, या फिर ये वर्चुअल भी हो सकता है। तो सोसाइटल कैपिटल जो होता है ना, ये वर्चुअल होता है, यानी कि सोसाइटी में डिफरेंट लोगों के साथ, हमारे आस पड़ोस के लोगों के साथ या और लोगों के साथ किस तरीके के हमारे रिलेशन होते हैं ना, वो भी एक तरीके का कैपिटल होता है। एंड द सेवन थिंग इज कॉमनल हार्मनी। सेवन थिंग इज कॉमनल हार्मनी। तो अभी बगल में फर्स्ट वाले पे ही हार्मनी लिखा हुआ है, तो ये कॉमनल हार्मनी है। ओके, तो कॉमनल हार्मनी का मतलब होता है कि बेसिकली जो आपका रिलीजन के बेसिस पे हार्मनी मेंटेन करते हैं। तो ये 7 पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इस तरीके का फिगर बना सकते हैं आप। जल्दी से 30 सेकंड में बना लीजिए, उसके बाद फिर हम एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक आप डालिएगा, चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना लिखिएगा, एक एक पॉइंट करके, फर्स्ट पॉइंट करके हार्मनी, इस तरीके से पॉइंट करके लिखिएगा, ठीक है। डेफिनेशन भी एक लाइन में लिखवा दूंगा, और साथ ही साथ वहाँ पे एग्जाम्पल भी हो जाएगा। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग द हार्मनी। हार्मनी क्या कहते हैं। हार्मनी का मतलब होता है कि पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर। एक वर्ड में बात करें तो पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर, इसको हम क्या कहते हैं, हार्मनी। यानी कि एक साथ हम
शांति को बनाए रखें, और शांति को बनाए हुए हम जब रहते हैं तो उसको हम हार्मनी कहते हैं। तो ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है हर लेवल पे। अब बात करें, चाहे वो हमने देखा कि रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, ओके, चाहे हमारे कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, लैंग्वेज हो गए, फूड बिहेवियर हो गया हमारा, उसके अलावा हमारा जो ड्रेसिंग सेंस वगैरह हो गया, ठीक है, हमारे जो टोन हो गया बोलने के, तो हर लेवल पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इतनी डाइवर्सिटी में अगर हमें रहना है, ठीक है, एक ही जगह पे, एक ही गांव में, या एक ही शहर में, या एक ही कॉलोनी में बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी वाले लोग रह रहे हैं, तो उनके बीच में हार्मनी रहनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ टुगेदरनेस, ठीक है। सो यू कैन राइट वर्ल्ड एंड डेफिनेशन: स्टेट ऑफ एग्रीमेंट, स्टेट ऑफ एग्रीमेंट और ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस, पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर, इतना ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हार्मनी इज स्टेट ऑफ एग्रीमेंट और ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर, एक साथ रहने के लिए। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल हो सकता है कि जैसे कि रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, यू कैन राइट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो हर लेवल पे डाइवर्सिटी है, फिर भी हम एक दूसरे की डाइवर्सिटी को, या जो भी हमसे डिफरेंस है, उसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। दैट इज द हार्मनी। तो बस यही एक लाइन लिखना है आपको, और फिर एक एग्जांपल लिख आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, अगर एग्जाम में आपको इस तरीके से आएगा इंपॉर्टेंस या नीड लिखने के लिए ना, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे हमने इंडिविजुअल लेवल पे 8 पॉइंट लिखवाया, इसमें हमें 7 पॉइंट लिखवा होगा, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे 4 पॉइंट लिखना होगा। तो अब इतना कंटेंट हो जाएगा कि आपके पास एक कंटेंट में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बस एक लाइन डेफिनेशन जो 1 से 1.5 लाइन में कंप्लीट हो जाए, और एक लाइन में आपका क्या होगा, एग्जाम्पल। ट्रस्ट की बात करते हैं, तो ट्रस्ट, इससे पहले जब हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हमने 2 टॉपिक पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था ट्रूथफुलनेस, और एक हमने पढ़ा था ऑनेस्टी, ठीक है। तो ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट इज एन एस्पेक्ट ऑफ और फीचर ऑफ ऑनेस्टी। ट्रस्ट क्या होता है? दिस इज द फीचर ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है। जब आप ईमानदार हैं, ठीक है, लोगों को अगर इसके बारे में पता है, देन दे कैन ट्रस्ट यू। तो सोसाइटी में अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करता है, तो उसकी ऑनेस्टी उस तरीके से वहां पे बनी हुई है। ओके, तो एक लाइन लिखेंगे, दिस इज फीचर ऑफ ऑनेस्टी। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक विलेज है जिसका नाम है, बता, यहाँ पे विलेज है शनि श्रृंगानापुर। शनि श्रृंगानापुर एक विलेज है, दिस इज द विलेज एंड दिस इज कॉल्ड इंडियाज सेफेस्ट विलेज। दिस इज कॉल्ड इंडियाज सेफेस्ट विलेज बिकॉज यहाँ पर किसी भी घर में आपको जो मेन गेट होता नहीं है, दरवाजा जिसको हम कहते हैं, जो मेन गेट होता है आपका, किसी भी घर में आपको दरवाजा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, नो डोर इन एनी हाउस। ये एक ऐसा गांव है, बहुत ही यूनिक गांव है, जहाँ पे आपको किसी भी घर में दरवाजा देखने को नहीं मिलेगा। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ट्रस्ट, कि उनको पता है दरवाजा क्यों लगाते हैं, मेन गेट क्यों लगाते हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, कोई घुस ना जाए, तो मेनली ट्रस्ट इशू होता है। लेकिन इस गांव में इस तरीके की कोई ट्रस्ट इशू नहीं है। ट्रस्ट हो गया, ठीक। अब ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट अदर्स, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। ब्रदरहुड का मतलब होता है रिस्पेक्ट अदर्स। 3 चीजें इसमें आती हैं, एक है लॉयलिटी, एक है यूनिटी, और तीसरा है इसमें कॉपरेशन। तीसरा है कॉपरेशन। ये तीनों चीजें मिलके डिसाइड करती हैं क्या, हमारा ब्रदर, डिसाइड करती है ब्रदर, यानी कि भाईचारा। भाईचारा का मतलब क्या? एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। एक दूसरे के साथ अगर हम मिलकर रह रहे हैं, तो उसके कई सारे आपको बैकग्राउंड होंगे, या फिर कई सारे उसके स्टैंडर्ड होंगे या पैरामीटर्स होंगे, जिसके बीच में, हमारे बीच में वो ब्रदरहुड बना हो। तो एक तो लॉयलिटी होगी, ठीक है, यानी कि ट्रस्ट हो गया, भरोसा हो गया। दूसरी चीज यूनिटी होगी, क्योंकि अगर डाइवर्सिटी है तो वहाँ पे यूनिटी का होना जरूरी है, तभी आपको एक साथ रह सकते हैं हम। ओके, तो टुगेदरनेस या फिर जो पीसफुल एग्जिस्टेंस आता है, वो कॉन्सेप्ट आएगा। और कॉपरेशन का तभी आएगा जब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, जो म्यूचुअल प्रॉब्लम हो, उसको म्यूचुअल सॉल्यूशन के लिए एक साथ मिलकर किया जा सकता है। तो कॉपरेशन का मतलब टीम वर्क, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब टीम वर्क एक तरीके से कहेंगे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हेल्प। हेल्प अलग चीज होती है और कॉपरेशन अलग होता है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कॉपरेशन का मतलब क्या होता है और हेल्प का मतलब क्या होता है, दोनों सेम नहीं होता, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। तीनों वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है ब्रदरहुड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? ब्रदरहुड में एग्जाम्पल आप लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, और यहाँ पे ब्रदरहुड में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पे
एक गांव है मेघालय में जिसको कहते हैं हम मौलिंग मोंग। मौलिंग मोंग, ये मेघालय में एक गांव है। अब ये फेमस है ब्रदरहुड के लिए बिकॉज इन्होंने रिसाइकल वाटर की व्यवस्था की है। रिसाइकल वाटर वहां पे है, ठीक है। यहाँ ने वहां पर स्मोकिंग या फिर जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया है। बैंड प्लास्टिक एंड स्मोकिंग, ठीक है। यहाँ पे हर घरों में क्लीन टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, ठीक है। एंड दिस विलेज इज ऑल्सो कॉल्ड क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। दिस विलेज, मॉलिंग, इसमें लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, ठीक है। तो ये क्यों हो पाया है? ये ब्रदरहुड की वजह से आया है। सभी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपरेशन के साथ काम करते हैं और इन सारी चीजों को वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। मॉर्निंग इन मेघालय, दिस इज कॉल्ड क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी एशिया की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं दोबारा फिर आ जाता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टीम वर्क की। तो टीम वर्क के बारे में हमने पिछले क्लास में भी देखा था। तो टीम वर्क क्या होता है कि किसी भी म्यूचुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, तो म्यूचुअल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जब हम एक साथ ऑपरेशन के साथ काम करते हैं तो उसको हम टीम वर्क कहते हैं, ठीक है। दिस इज रिजॉल्विंग म्यूचुअल प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट बाय कॉपरेशन, बाय कॉपरेशन। तो जब हम किसी भी एक ऐसा कोई मुद्दा जो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी लोग उस मुद्दे पे काम करें, ऑपरेशन के साथ काम करें, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। तो इसमें एग्जाम्पल अगेन आप मॉर्निंग विलेज का ले सकते हैं एग्जाम्पल, सेम यहाँ पे जो हमने लिया था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी काम किए गए हैं वो सारे वहाँ के गांव के लोगों के द्वारा ही किए गए हैं। ओके, तो अगेन यहाँ पे मॉर्निंग गांव का नाम आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो सेम आप लिखिए, सेम एज थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट में हमने जो एग्जाम्पल लिखा वही लिखिए। इसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में क्या है, जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब क्या होता है? ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जस्टिस हो। दिस इज द सेंस ऑफ, दिस इज सेंस ऑफ जस्टिस, सेंस ऑफ जस्टिस। तो सेंस ऑफ जस्टिस कैसे होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्यवस्था की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी व्यवस्था की क्या की गई है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लिबर्टी, इसकी व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो जस्ट सोसाइटी का क्या मतलब हो गया? वो सोसाइटी जहाँ पे आपको इक्वालिटी देखने को मिले, ठीक है, जहाँ पे आपको इक्वालिटी देखने को मिले, जहाँ पे लिबर्टी देखने को मिलेगा, तभी आप जस्टिस कर पाएंगे। अगर कहीं पर मान लीजिए इनइक्वालिटी है, अगर कहीं पर इनइक्वालिटी है तो वहाँ पे जस्टिस कैसे होगा? तो जस्टिस होने के लिए वहाँ पे जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो क्वालिटी लाने की बात करें, जो लिबर्टी आपको प्रोवाइड करें। जब तक आपको लिबर्टी नहीं मिलेगा, जब तक आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, तब तक क्वालिटी का कंसेप्ट नहीं आ सकता, सॉरी इक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं आ सकता। इक्वालिटी बाद में आता है, इक्वालिटी बाद में आएगा। पहले क्या होगा? आपको लिबर्टी लाना होगा, आपको फ्रीडम लाना होगा। और जब फ्रीडम आएगा, सभी को एक समान अधिकार होंगे, तभी वो फिर एक साथ खड़े हो सकते हैं और इक्वालिटी उनमें आ सकती है, ठीक है। तो जस्ट सोसाइटी मीन्स सेंस ऑफ जस्टिस का वहां पे होना जरूरी है। एग्जाम्पल में आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल 14 से 18 आप लिख सकते हैं, जहाँ पे इक्वालिटी एंड फ्रीडम की बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मैंने आपको पहले बताया। सोशल कैपिटल का मतलब एक ऐसी पूंजी, एक वर्चुअल कैपिटल जो कि सोसाइटी में है हमारे की, ये डिपेंड करता है कि हमारा रिलेशन किसके साथ कैसा है, ठीक है। तो अगर हमारा लोगों के साथ रिलेशन अच्छा है तो वो भी एक सोशल कैपिटल की तरह काम करता है, क्योंकि वहां से कॉपरेशन देखने को मिलता है, वहां से हेल्प देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज की जरूरत होगी तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, अपने नेबरहुड में जाएंगे, अपने रिलेशन में जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, ये हमने किस तरीके का एक सोशल कैपिटल, एक बॉन्ड लोगों के साथ मेंटेन किया हुआ है, बिल्ड किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द सोशल कैपिटल, ठीक है। तो सोशल कैपिटल में एक लाइन लिख लीजिएगा, दिस इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, दिस इज नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। दिस इज नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड सोशल कैपिटल। तो सोशल कैपिटल कई तरीके का हो जाता है, जैसे कि भूटान है। भूटान में एक अलग तरीके का सोशल कैपिटल, क्योंकि वहां पे जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है उसको कहीं ज्यादा मायने दिया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। भूटान में जो आपका इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, भूटान की अगर बात करें एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि भूटान में जो आपका इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है,
ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इज ग्रेटर देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रेटर देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये वहाँ के पूरे कम्युनिटी और पूरे पॉपुलेशन का ये ऐसा मानना है कि उनके लिए इन्वायरमेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सब मुमकिन हुआ सोशल कैपिटल की वजह से, कि वहाँ के रहने वाले लोग के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है कि उन्होंने इस तरीके का सिस्टम ही जनरेट कर लिया है कि उनके लिए इन्वायरमेंट मोर इम्पोर्टेंट दैन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये हुआ सोशल कैपिटल। इसके बाद लास्ट टॉपिक है कम्युनल हार्मनी। तो कम्युनल हार्मनी का मतलब यही होता है कि जो डिफरेंट कम्युनिटी और रिलीजन से रहने वाले लोग हैं वो एक साथ मिलजुल के रहे। ठीक है, तो हार्मनी ही है ये, जैसा हमने यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, तो हार्मनी ही है। बस ये कम्युनल जुड़ गया, तो कम्युनल जुड़ जाने की वजह से स्पेसिफिक रूप से यहाँ पर हम रिलीजन बेस्ड हम हार्मनी की बात करते हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट वन लाइन कि कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी और रिलीजियस कम्युनिटी। आप लिख सकते हैं कम्युनल हार्मनी में क्या लिख सकते हैं कि कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट, cooperation and respect of different religious community, religious community। यहाँ पे एग्जाम्पल, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका, लुधियाना के पास एक गांव, ठीक है, उस गांव का नाम है नाथोवाल। क्या नाम है? नाथोवाल विलेज इन पंजाब नियर लुधियाना। ठीक है, नियर लुधियाना, लुधियाना के पास एक गांव है, यहाँ पर एक मॉस्क बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर एक मॉस्क का रिपेयर किया गया और रिपेयर करने वाले कौन थे? बाई हिंदू एंड सिख कम्युनिटी, बाई हिंदू एंड सिख कम्युनिटी के लोग थे। और मोर देन 65% जो रिपेयर में पैसा लगा, ठीक है, फंडिंग जो आई बाई दिस कम्युनिटीज, बाई दिस कम्युनिटीज। कम्युनिटीज कौन सा? दिस कम्युनिटीज हिंदू और सिख कम्युनिटी। ठीक है, तो एक ऐसा गांव जहाँ पे एक मॉस्क को रिपेयर किया जाता है वहाँ की हिंदू और सिख कम्युनिटी के द्वारा, और जहाँ पे 65% से भी ज्यादा का खर्चा वहाँ पे हिंदू और सिख कम्युनिटी के द्वारा दिया जाता है, जो कि बिलोंग करता है एक मुस्लिम कम्युनिटी से, मॉस्क और मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, तो ये क्या है? ये कम्युनल हार्मनी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा ये जो टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स एट सोसाइटल लेवल, ये कंप्लीट होता है। अब हमें चलना है थर्ड टॉपिक पे। इसी में थर्ड टॉपिक में क्या था? थर्ड टॉपिक में देखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ओके, इसको भी हम देख लेते हैं, 4 पॉइंट इसमें भी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं ना, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है? ट्रांसपेरेंसी के लिए 3 वर्ड यूज किया जाता है। कौन कौन सा वर्ड? इसके लिए एक होता है ओपननेस, एक है आपका ओपननेस, दूसरा होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन, और तीसरा हो गया अकाउंटेबिलिटी, और तीसरा हो गया अकाउंटेबिलिटी। ये 3 वर्ड मिलके ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करते हैं। ओपननेस होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लोगों को दिखना चाहिए। अगर सरकार कोई काम कर रही है तो हाँ, लोगों को दिखना चाहिए। तो उसके लिए कई सारी व्यवस्थाएं की जा सकती है। आप डेटा को रख सकते हैं पब्लिक डोमेन में, वेबसाइट के थ्रू रख सकते हैं, या लोगों को बता सकते हैं रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, और डिफरेंट बाई मीन्स। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम डिफरेंट जो शेयर होल्डर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, तो उन शेयर होल्डर के साथ कम्युनिकेट करना। जैसे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर कौन होते हैं? लोग होते हैं, आम पीपल, ठीक है, जनता होती है। तो उनको उन सारी चीजों के बारे में बताना, और अकाउंटेबिलिटी की, अगर ये काम नहीं हो पाया तो वो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, ये भी ट्रांसपेरेंसी के अंडर में आता है। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी थी, ये भी तय करना जरूरी है। तो ओपननेस, कम्युनिकेशन और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों मिलकर आपको ट्रांसपेरेंसी को दिखाते हैं, और तीनों मिलकर आपको एक कोड ऑफ एथिक्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कोड ऑफ एथिक्स का निर्माण, जिसके बेसिस पर ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो जैसे अगर आप पब्लिक सर्वेंट बन जाएंगे और जब जाएंगे आप अपनी अकेडमी में, तो वहां पर आपको कुछ कोड ऑफ एथिक्स दिया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है, कैसे डिसीजन लेना है, वो पूरा एक लिस्ट, एक पूरा मेमो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में एग्जांपल आप लिखेंगे कि इंडिया करप्शन सर्वे,
इंडिया करप्शन सर्वे के अकॉर्डिंग, इंडिया करप्शन सर्वे के अकॉर्डिंग ओडिशा, ओडिशा इज लिस्ट करप्ट स्टेट इन इंडिया, लिस्ट करप्ट स्टेट इन इंडिया। किसके थ्रू दिखाई दे रहा है? इंडिया करप्शन सर्वे के अकॉर्डिंग ओडिशा इज द लिस्ट करप्ट स्टेट इन इंडिया। सेकंड की बात करें इफिशियंसी, सेकंड इज इफिशियंसी। काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी तो भाई होनी चाहिए, बैठ के कुर्सी तो तोड़ना नहीं है। तो इफिशियंसी में क्या हो सकता है कि जो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस के मतलब क्या का मतलब कि जो आपको दिए गए हैं काम करने के लिए, जो मैंडेटरी है, जो आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस है उनमें चिट नहीं करना है, जो काम दिया गया है उसको अच्छे तरीके से करना है, दैट इज कॉल्ड द इफिशियंसी। ओके, इट मींस नॉट चीट ऑन प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। तो इसमें आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं, डेनमार्क एक कंट्री है, डेनमार्क, दिस इज द लिस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दिस इज लिस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दिस इज द डेनमार्क। और इस तरीके से इंडिया में ओडिशा। थर्ड की बात करते हैं पब्लिक फेथ, पब्लिक फेथ लोगों का विश्वास हम पे बना रहे, पब्लिक फेथ वही मान हिंदी में। तो पब्लिक फेथ के लिए ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पब्लिक फेथ का मतलब क्या हुआ? सोशल एंड इकोनॉमिकल मैंडेट, इस तरीके से लिखने की, फुलफिलिंग सोशल एंड इकोनॉमिक मैंडेट। मैंडेट का मतलब क्या हुआ? मैंडेट का मतलब ये होता है ना कि जो आपको काम दिया गया है, तो सोशल रूप से और इकोनॉमिक रूप से दोनों तरीके से अगर फुलफिल करते हैं तो लोगों का विश्वास आप पे बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक फेथ। तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसको डिसाइड करने के कि क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके। तो पर्सनल लेवल पे जो हमने क्वालिटीज पढ़ी ना, कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आप में प्रोबिटी होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, ओके, ट्रस्ट होना चाहिए, वो सब क्या है? वो सब पैरामीटर्स है जिनसे आपकी पब्लिक फेथ डिसाइड होती है। पब्लिक फेथ ऐसा नहीं है कि जस्ट आया और हो गया, ओके, क्योंकि इसको करने वाले कौन होंगे? किसी भी काम को करने वाले लोग तो कोई ना कोई इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी जो इथिक्स उसके अंदर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा पब्लिक लेवल पे जो काम कर रहा है उसको, ये चीजें, ठीक है। सो फुलफिलिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक मैंडेट, दिस इज कॉल्ड पब्लिक फेथ, दिस विल क्रिएट पब्लिक मैंडेट। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप इलेक्शन कमीशन का एग्जांपल ले सकते हैं, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के में लोगों का फेथ है, लोगों का विश्वास है, पब्लिक फेथ बना हुआ। रीजन क्या है? क्योंकि जो भी पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है इलेक्शन कराने की, ठीक है, जहां से आपको चार्जशीट फाइल करना है, यानी कि नॉमिनेशन करना है, नॉमिनेशन करने से लेके रिजल्ट डिक्लेयर करने तक का जितना भी प्रोसेस होता है ना, वो सारा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। नॉमिनेशन करना है, तो जब नॉमिनेशन करना है तो कोई भी जो कैंडिडेट है नॉमिनेशन करने जाता है तो उसको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है उस कैंडिडेट को, पर्सनल हो या पब्लिक हो, ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी है, ई मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी, कभी कोई मुकदमा हुआ, कोई मर्डर कर लिया, कोई कुछ हुआ, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ताकि लोगों के पास पूरा इन्फॉर्मेशन हो, कि लोग ये डिसाइड कर पाए कि उनको किन्हें वोट देना, ठीक है। इसके अलावा पूरा का पूरा जो इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन जिस दिन होता है वहां पर भी अलग से लोगों को, कुछ लोगों को रखा जाता है वहां पे। अब जैसे जितनी पार्टियां वहां होती है ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होते हैं, ठीक है, हर बूथ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके सामने ये सब इलेक्शन होता है कि कहीं कोई ये बात भी ना करे कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल तौर पर भी कुछ लोगों को बुलाया जाता है यहाँ पे ये सब देखने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, लोगों का भी भरोसा है उसके लिए। आपको आजकल ईवीएम का यूज किया जाता है कि कोई देख नहीं सकता है, सीक्रेट बैलेट का यूज किया जाता है, तो मतलब कई सारी तकनीक है। उसी तरीके से फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो पूरा का पूरा एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है इलेक्शन कमीशन पूरे प्रोसेस में, जिसकी वजह से उसके ऊपर पब्लिक फेथ बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे बेहतर एग्जाम्पल और आपको इंडिया में शायद ही कोई मिलता, ठीक है। चलिए अब फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ में हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। फोर्थ क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना, दिस इज काइंड की इट कैन बी चेंज योर ड्यूटी। अकाउंटेबल का मतलब होता है दिस इज द मैंडेटरी थिंग, ये जो होता है मैंडेटरी होता है, यानी कि जो आपको काम दिया गया है ना वो आपको करना ही करना है।
एंड रिस्पॉन्सिबल इट इज नॉट मैंडेटरी, ओके, इट इज चेंजेबल। ठीक है, ये क्या होता है, ये चेंजेबल होता है कि चलो मुझे आज काम करना था, मैंने आज नहीं किया, कल कर लूंगा। बट अकाउंटेबिलिटी इज नॉट दिस कि मुझे आज करना है तो यह आपको आज करना ही हो। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, जैसे इंडिया में टाटा ग्रुप है। इंडिया में टाटा ग्रुप वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है, क्योंकि एक सर्वे कराया गया था, ब्रिटेन की एक एजेंसी है जिसका नाम है वन वर्ल्ड ट्रस्ट, जिसका नाम है वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रस्ट। तो वन वर्ल्ड ट्रस्ट के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप इज थर्ड मोस्ट अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट कंपनी। इसके अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप जो है थर्ड मोस्ट अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट कंपनी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ब्रिटेन का ये एक इंस्टीट्यूशन है वन वर्ल्ड ट्रस्ट, जिसके द्वारा ये सर्वे कराया गया और इसने पाया कि टाटा ग्रुप इज द थर्ड मोस्ट अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको ये जानना है। इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे सोर्सेज के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सोर्सेज होंगे, मतलब वो इथिक्स के जो पैरामीटर्स हैं, इसके पैरामीटर्स कई सारे हैं, ओके, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो वो जो पैरामीटर्स हैं कहाँ से आते हैं, तो वो सोर्सेज आपको जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप डालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ सोर्सेज ऑफ एथिक्स। इसमें सबसे पहला सोर्स, आदमी जन्म लेता है फैमिली में, तो फैमिली जो होती है उसकी सबसे पहली सोर्स होती है किसी भी चीज के लिए, या कोई भी चीज सीखना हो या ना सीखना हो, गलत सीख रहा है सही सीख रहा है, तो फैमिली इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे कोई भी इंसान सबसे पहली शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, तो फैमिली में सभी आ जाएंगे, जैसे कि आपकी फैमिली आ गई, ओके, आपका किनशिप आ गया। ठीक है, किनशिप का मतलब समझ लीजिए कि कुल खानदान जो होता है वो आ गया। इससे क्या होता है ना, दिस इज प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटल ethics of the reason. It provides individual and societal ethics of a region, एक क्षेत्र के लिए, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं आपके पास इथिकल जो क्वालिटीज है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही होंगी। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग की जो इथिक्स है वो डिफरेंट हो सकता है थोड़ी बहुत साउथ इंडिया में रहने वाले लोगों के, वेस्ट इंडिया में रहने वाले लोगों का और ईस्ट इंडिया में रहने वाले लोगों के इथिक्स से थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी क्या होती है, हर कम्युनिटी और प्लेस के अकॉर्डिंग जो होती है वो अपनी अलग यूनिकनेस होती है और उसके अकॉर्डिंग इथिक्स भी डिसाइड होता है। इस वजह से उस पर्टिकुलर रीजन में जहां पर भी आप रह रहे हैं, आपकी फैमिली रह रही है, उसकी सोसाइटल जो एस्पेक्ट होंगे, इथिकल एस्पेक्ट होंगे, वो उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही होंगे। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक होता है ना कि जैसे ठंडी आती है या दिवाली वगैरह आता है, दशहरा वगैरह आता है, तो लोग कंबल वगैरह डोनेट करने लगते हैं लोगों को, गरीब लोगों को। तो एक तरीके से क्या है, जो हमारी फैमिली के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा सिखाई जाती है। ठीक है, तो फैमिली में भी लोग कहते हैं कि चलो आ रहा है तो पुराने कपड़े वगैरह हो गए, वो लोगों को ठंडी आती है तो देना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब क्या है, ये फैमिली से ही कहीं ना कहीं हमारे पास आता है। तो आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, डोनेट ओल्डर एंड अनयूज्ड क्लोथ्स टू पुअर ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली या विंटर। ठीक है, दिवाली या विंटर एक चैरिटी की तरह, एज चैरिटी हम देते हैं। ठीक है, सो फैमिली से आगे बढ़ते हैं तो आता है सोसाइटी। सोसाइटी ने भी हमें कुछ नियम सिखाए हैं। अब जैसे सिखाए क्या है, कुछ नियम, जैसे कि एक नियम है रिस्पेक्ट करना, किसका, हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट ओल्डर्स। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई लोग हमारे यहाँ आते हैं, या हमारी फैमिली के हो या बाहर के भी हो, अगर वो हमसे बड़े हैं तो उनका पैर छूना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ संस्कार या फिर जो इथिक्स है, ये हमारी सोसाइटी या फैमिली भी सिखाती है हमें। ठीक है, तो चिल्ड्रन और ट्रॉट चिल्ड्रेन आर टॉट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स एंड ओल्डर्स। ठीक है, ये हम सीखते हैं, कई सारी चीज़ लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि ये भी हम सीखते हैं कि किसी घर में जाते हैं तो हम बाहर अपना शूज या चप्पल जो होता है वो निकाल के जाते हैं, तो ये भी एक इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। ओके, इसमें भी आता है रिमूव शूज अपॉन एंटरिंग समवंस हाउस, ये भी हो सकता है। या फिर मैंने आपको फिट छूने वाली बात की मैंने, टचिंग फीट ऑफ होल्डर्स, ये भी हमारे कहाँ से आता है,
ये भी हमारे सोसाइटी से हमारे अंडर पे। थर्ड बात करते हैं रिलीजन। धर्म भी हमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट देके जाता है। अब रिलीजन कैसे देता है? जितने भी धर्म होते हैं ना, उनका अपना कुछ नियम होता है, ठीक है। जितने भी धर्म है उनका कुछ नियम होता है, और वो नियम भी हमें कुछ कुछ सेट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स देके जाता है। तो इसमें लिख लेंगे, आप लिख लें सेट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एथिक्स ऑफ एवरी रिलीजन, ऑफ एवरी रिलीजन। जैसे कि एक हमारे यहाँ डॉक्ट्राइन है जिसको हम कहते हैं अतिथि देवो भव। क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव का मतलब क्या है कि हम सभी जो गेस्ट हैं उनको हम गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये भी हमारे कहाँ से? रिलीजन से आता है। हिंदू रिलीजन में एक उपनिषद है जिसको हम कहते हैं तैत्रीय उपनिषद। तैत्रीय उपनिषद के नाम से जानते हैं, वहां से ये कोड ऑफ कंडक्ट निकल के सामने आता है। किसी भी रिलीजन का आप देख सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ, लीगल सोर्सेस भी होते हैं। अब लीगल सोर्सेस में जैसे कि आपको हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कुछ एक्ट्स वगैरह हो गया, या फिर जुडिशरी के कुछ जजमेंट वगैरह हो गया, वहां से भी आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज द लीगल रैशनल टेक्स्ट। ध्यान रखिएगा, रैशनल इंपॉर्टेंट वर्ड। तो जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जजमेंट वगैरह होते हैं, किसके जजमेंट वगैरह होते हैं? जुडिशरी जजमेंट वगैरह होते हैं, एक्ट्स या लॉज वगैरह होते हैं, वहां से भी हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डीपीएसपी है, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है। डीपीएसपी में एक आर्टिकल है 48A, ये हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात करता है। ये क्या बात करता है? इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात करता है, और ये कहता है कि हमारे देश में जो भी इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट रखना है, और जितने भी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, या फॉरेस्ट है, उनको सेफ गार्ड करना है। तो ये इन्वायरमेंटल एथिक्स है, आपको ये बात करता है। आप लिख सकते हैं टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड, एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो एनवायरमेंटल एथिक्स की बात करते हैं डीपीएसपी। उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? आर्टिकल 14 से 18 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ठीक है, और उसमें हम इक्वालिटी की बात करते हैं। वो फंडामेंटल राइट तो और भी है उसमें, लेकिन उसमें पर्टिकुलर हम इक्वालिटी की बात करते हैं 14 से 18 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसी तरीके से लीगल टेक्स्ट भी हमें कहीं ना कहीं कुछ एथिकल वैल्यूज सिखाते हैं। इसके अलावा फिफ्थ बात करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स हो गए, मेजर इवेंट्स हो गए, एंड सम इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हो गई। पर्सनालिटीज ये भी हम एथिकल वैल्यू सिखाती हैं। जैसे कि ऑनेस्टी हमें गांधीयन फिलोसॉफी से सीखने को मिलता है, ठीक है, या गांधीयन थॉट है ये जो हमें सिखाता है कि हमें ऑनेस्टी मेंटेन करना चाहिए। ओके, इसके अलावा सिंप्लिसिटी की बात करें, सिंप्लिसिटी की बात करें, सिंप्लिसिटी में आप गांधी का भी नाम ले सकते हैं। इनके पास बस एक कुटिया में रहते थे, छोटे सा घर इनका हुआ था होता था, उसमें ये रहते थे, कोई कपड़े वगैरह नहीं, कोई गाड़ी वगैरह नहीं। तो गांधी का नाम ले सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का नाम ले सकते हैं, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हो गए। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए। अब इनके बारे में लिख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते थे? डोनेट करते थे, डोनेट 50% ऑफ हिज सैलरी, ऑफ हिज सैलरी। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना, तो अपनी ये सैलरी का 50% डोनेट कर देते थे। लाल बहादुर शास्त्री के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी इनके नाम पे, ठीक है, बस रिटायर वगैरह हुए तो बस एक सेकंड हैंड कार इनके पास थी और कुछ इनके पास था नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं हमारी हिस्ट्री से भी हमें अंदर, हमारे अंदर ये देखने को मिलती है। इसके अलावा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिक्स्थ नंबर, एंड दिस इज द कंसाइंस। ये क्या है? कंसाइंस। हमारे पास कितना भी नॉलेज आ जाए, ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि हमारे यहाँ डोरी सबसे ज्यादा कौन लेता है? हमारे यहाँ डोरी सबसे ज्यादा दहेज लेने वाले जो लोग हैं वो पढ़े लिखे ही हैं, लिटरेट। जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना ज्यादा दहेज लेता है, ठीक है। आप कल बन जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी लेंगे, ठीक है, लेकिन आपका जो अमाउंट होगा वो करोड़ों में होगा। तो जिसका जैसा पोजीशन उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो इसकी वैल्यू होती है। तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, अब उनको क्या देना और देना, तो उनके पास उतना ये सब नहीं होता। जनरली बड़े लोगों के पास ही ये होता है। तो अब ऐसा नहीं है ना कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस है या जो भी सर्विस में जाते हैं, किसी भी सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, दहेज लेते हैं? मैक्सिमम लोग दहेज लेते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो नहीं लेते होंगे।
क्या उन्होंने पढ़ा नहीं है? क्या उनको इथिक्स नहीं पता? क्या उनको ये नहीं पता है कि डॉरी सिस्टम सही है या गलत है? ऐसा भी नहीं है ना, उनको सबको पता है कि डॉरी सिस्टम क्या है, गलत है, लेकिन फिर भी वो लेते हैं। वाई? कितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी नॉलेज हो जाए, डज नॉट मैटर, जब तक आपके अंदर से आवाज ना आए डिसीजन लेने के लिए कि दिस इज रॉन्ग और राइट। और इसलिए जब महात्मा गांधी से कहा गया, पूछा गया कि ये बताइए कि एथिक्स का हम डिसीजन कैसे लें, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, तो उसने सीधा, महात्मा गांधी ने सीधा कहा, जो चीज हमारे कंसाइंस से आती है, हमारे अंतरात्मा से आती है, वही सही है। लेकिन अब यहाँ पे जो अंतरात्मा जवाब देगी कि डोरी लेना है, यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा था, इंटीग्रिटी पढ़ लिया, ओके, आपने ट्रस्ट पढ़ लिया, आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली, उसका कोई मतलब नहीं है। कितना भी एथिक्स आपने रट लिया, कोई मतलब नहीं है, जब एट द टाइम ऑफ डिसीजन आपके अंदर से वो डिसीजन नहीं निकल रहा है। सो दिस इज द फाइनल और फोकल पॉइंट ऑफ होल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दिस इज द कंसाइंस। अंदर से आपकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो कंसाइंस का मतलब होता है, दिस इज द इनर कंसाइंस की बात हो रही है, अंतरात्मा की बात हो रही है। दिस इज द इनर कंसाइंस एंड दिस इज एज एक्ट एज दिस एक्ट्स एज फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। और यहीं पर अगर डिसीजन नहीं लिए, सारा इथिक्स का पढ़ा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं इनिशिएटिव, इनिशिएटिव टेकिंग। कैसा इनिशिएटिव टेकिंग? अब हमें पता है सड़क पे कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है, वो लोगों के साथ बुरा हो रहा है, बट हम एक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर कहीं पर चाइल्ड मैरिज हो रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन हम फिर भी वहाँ पे एक्ट नहीं करते, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। हमें वो पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज़ नहीं आती, छोड़ो हटाओ, क्या क्या पढ़ना उन चीज़ों में। दिस इज द प्रॉब्लम। इनिशिएटिव टेकिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा कंसाइंस जो होता है ना, वो हमें ऑर्डर नहीं देता है करने के लिए, ठीक है। तो अगेंस्ट माल प्रैक्टिस, अगेंस्ट माल प्रैक्टिस लाइक चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज हो गया, देखते हुए हम आवाज नहीं उठा पाते, और ईव टीजिंग वगैरह जो हो गया, ठीक है, इसके भी अगेंस्ट हम आवाज नहीं उठा पाते, ठीक है। तो हमारा मेन जो होता है ना, कंसाइंस होता है, जो हमारा फाइनल डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है, यहीं पर जो डिसीजन बनेगा वही एक्शन उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अदरवाइज कितना भी थिक्स पढ़ ले, कितना भी कुछ पढ़ ले हम, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि कुछ केस स्टडी के मैं स्टेप्स वगैरह बताऊंगा, तो ये तीसरा क्लास होगा। चौथा पांचवें क्लास में मैं आपको वो सारी स्टेप्स बताऊंगा। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं, जैसे कि हमें अभी डिटर्मिनेंट्स वगैरह पढ़ना है, कुछ चैलेंजेस वगैरह पढ़ने हैं, एथिक्स को अगर हमें मेंटेन करना है, एथिकल डिसीजन लेना है, तो उसमें क्या चैलेंजेस वगैरह आ सकते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि अगर एथिकल डिसीजन अगर हम नहीं लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको एक दो बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो वो सारी चीजें पढ़ के हम फिर चौथे पांचवें पांचवें क्लास में क्या होगा, किस स्टडी की बात करेंगे कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इन रियल टाइम, ठीक है। चलिए, तो कोई क्वेश्चन नहीं, कल की क्लास में तो कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे ऑफ एब्सेंस ऑफ इथिक्स, देन हम डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम इशूज के बारे में पढ़ेंगे कि इथिक्स अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, अगेन इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, वो तीनों चीजें हम उसके एस्पेक्ट में भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।